तो 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में वो जो भयानक आतंकी हमला हुआ, 26 नागरिक मारे गए थे, कई तो नवविवाहित थे, बहुत दुखद था। हाँ, बहुत ही दुखद। और फिर ठीक 15 दिन बाद 7 मई को भारत ने जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर। जी। ये नाम ही देखिए, सिंदूर, मतलब कितना भावनात्मक और सांस्कृतिक वजन है इसमें। बिल्कुल, ये सीधे हिंदू सुहागिनों से जुड़ा है। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, इसमें वो दुख भी था और एक संकल्प भी। हाँ, वही तो। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे क्या था और इसके मायने क्या निकले। बिल्कुल। पहलगाम हमले के बाद माहौल जाहिर है काफी तनावपूर्ण था, तो ऑपरेशन का मकसद बिल्कुल साफ रखा गया था। पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी ठिकाने हैं, जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा। हाँ हाँ, जैश, लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ट्रेनिंग कैंप, लॉन्च पैड और जो भी इनके सेंटर्स थे, उन्हें तबाह करना। ये सीधे तौर पर उन्हीं गुटों को निशाना बनाने की कोशिश थी जिन्हें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। तो ये हुआ कैसे? मतलब टाइमिंग और जगह, जाहिर है रात में हुआ होगा। हाँ, 7 मई की सुबह, बहुत जल्दी, करीब 1:05 से 1:30 बजे के बीच का वक्त था। बहुत तेज और एकदम सटीक। अच्छा। कुल 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ। इनमें पीओके के कोटली में अब्बास कैंप काफी अहम था। अब्बास कैंप? हाँ, इसे एलएटी का सुसाइड बम्बर ट्रेनिंग सेंटर मानते हैं। इसके अलावा भिम्बर, सियालकोट के पास सरजल, बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद के पास भी निशाने थे। और वो 2611 वाला कनेक्शन भी था शायद। हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि अजमल कसाब और डेविड हेडली से जुड़े एक पुराने कैंप को भी निशाना बनाया गया था। अच्छा, और हथियारों की बात करें तो? दस्तावेजों में स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर बम और लॉइटरिंग म्यूनिशन का जिक्र है। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि ऑपरेशन कितना प्लान्ड और हाईटेक था। देखिए, स्कैल्प मिसाइलें लंबी दूरी की होती हैं, दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकती हैं। हैमर बम भी वो प्रिसिजन गाइडेड होते हैं। और लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जिन्हें हम कामेकेज ड्रोन भी कह सकते हैं। अच्छा, वो जो टारगेट के ऊपर मंडराते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो लक्ष्य के ऊपर इंतजार करके सही वक्त पर हमला कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल ये दिखाता है कि भारत बिना अपने पायलट्स को ज्यादा जोखिम में डाले अंदर तक जाकर चोट करना चाहता था। और ये सब कोऑर्डिनेट कैसे हुआ? मतलब टॉप लेवल पर कौन था? इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ चीफ रवि सिन्हा और सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं का पूरा समन्वय था। थल सेना, वायुसेना, नौसेना सब शामिल थे। अच्छा। और एक खास बात ये भी थी, या कम से कम कोशिश ये थी, कि पाकिस्तानी फौज या आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। फोकस सिर्फ आतंकी ठिकानों पर था। का दावा था कि 80 से 100 आतंकी मारे गए। इसमें अब्दुल रऊफ अजहर जैसा बड़ा नाम भी था। हाँ, दावा तो यही था। और ये भी कि एलईटी और जेएम के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। बीएसएफ ने भी कहा कि 118 से ज्यादा पाकिस्तानी निगरानी चौकियां नष्ट कर दी। तो एक तरफ तो ये सैन्य सफलता का दावा, दूसरी तरफ भारत ने कूटनीतिक स्तर पर क्या कहा, संयम की बात भी तो कर रहे थे। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर यही कहा कि ये आतंकवाद के खिलाफ एक सीमित, फोकस्ड कार्रवाई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने संयम पर जोर दिया। मैसेज ये था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। बिल्कुल। और देश के अंदर भी इसे काफी समर्थन मिला। जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद का जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। और दिलचस्प बात ये कि कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इसे जरूरी कदम बताया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा? उन्होंने ये दावे माने? नहीं, बिल्कुल नहीं माने। पाकिस्तान ने कहा कि हमलों में आतंकी नहीं बल्कि 31 आम नागरिक मारे गए हैं। ओहो। और फिर उसके बाद तनाव तेजी से बढ़ गया। सीमा पर तोपखाने से गोलाबारी शुरू हो गई, जिसमें भारत की तरफ भी नुकसान हुआ। और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भी की। हाँ, उन्होंने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस नाम से जवाबी हमले किए। और यहीं पर वो बात आई जो बहुत चिंताजनक थी। पहली बार 2 परमाणु शक्ति वाले पड़ोसियों के बीच ड्रोन युद्ध देखने को मिला। ड्रोन युद्ध, ये तो उस वक्त बिल्कुल नई और खतरनाक बात रही होगी। बहुत खतरनाक। ये दिखाता है कि कैसे लड़ाई का तरीका बदल रहा था और कितना रिस्क बढ़ गया था। तो ये संकट फिर रुका कैसे? मामला तो बहुत बिगड़ सकता था। हाँ, बिगड़ सकता था। फिर उच्च स्तरीय बातचीत हुई, डिप्लोमेसी ने काम किया और मई के मध्य तक आते आते दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों मोदी और शरीफ के बयानों के बाद संघर्ष विराम समझौता हुआ। लेकिन वो कुछ हफ्ते बहुत ही ज्यादा तनाव वाले थे। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत तेज तकनीकी रूप से एडवांस्ड
और गहरे सांस्कृतिक प्रतीकवाद से भरी जवाबी कार्रवाई थी। हाँ, भारत ने इसे संयमित दिखाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा मई 2025 में एक गंभीर भारत-पाक संकट के रूप में सामने आया। बिल्कुल सही। और इसमें समझने वाली बात यह है कि कैसे ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयाँ कितनी जटिल होती हैं। इनमें सैन्य पहलू है, तकनीकी पहलू है, कूटनीति है, घरेलू राजनीति है और जैसा हमने देखा सांस्कृतिक प्रतीकवाद भी है। हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। जी, ये सब आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये इस घटना से साफ पता चलता है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ड्रोन युद्ध जैसी नई चीजें सामने आईं, क्या भविष्य में परमाणु ताकतों के बीच इस तरह की सीमित कार्रवाइयां अनजाने में किसी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती हैं? ये एक अहम सवाल है।